हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं उसी सीरीज़ में जिसमें हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2013 के पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक की सीरीज़ में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है। सबसे पहले हम समझें कि व्यावसायिक लेन देन की बात ही क्यों आती है। जब हम लोग लेखांकन या अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। मुख्य शर्त ये है कि जिस लेन देन को अकाउंट्स में लिखना है, पहली बात उसका संबंध व्यवसाय से होना चाहिए, मतलब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या व्यावसायिक लेन देन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको रुपए पैसे में मापना, मुद्रा में मापन उसका संभव होना चाहिए। दोनों चीज़ें होती हैं तभी लेखांकन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी लेन देन जो नीचे दिए गए हैं क्या वो व्यावसायिक लेन देन है या नहीं। पहला लेन देन है पेमेंट ऑफ 5,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय। कर्मचारियों को 5,000 रुपये वेतन के रूप में चुकाया। अगर हमने कर्मचारियों को 5,000 रुपये वेतन के रूप में चुकाया है तो विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, ये व्यापारिक लेन देन है, क्योंकि कर्मचारियों को पैसे देना व्यवसाय का एक हिस्सा है। तो ये तो सही जवाब है, तो ये तो ठीक है। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ मिसिज उषा एज टाइपिस्ट ऑन ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ फॉर पर्सनल वर्क। हमने मिसिज उषा को टाइपिस्ट के रूप में 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे अपॉइंट किया, और क्वेश्चन बता रहा है फॉर पर्सनल यूज़, निजी उपयोग के लिए, निजी कार्यों के लिए। अगर आपने उनको निजी कार्यों के लिए अपॉइंट किया है तो इसका व्यवसाय से कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब ये कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है। तीसरा देखते हैं, पेमेंट ऑफ ₹5,000 आउट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर स्कूल फीस ऑफ चाइल्ड। अपने बच्चे की फीस 5,000 रुपये, अपने बच्चे की फीस 5,000 रुपये स्कूल की फीस भरी और बिजनेस के अकाउंट से पैसे दिए। अब बच्चे की फीस भरना ये भी व्यवसायिक लेन देन नहीं है, ये भी एक निजी लेन देन है, लेकिन बच्चे की फीस को अपने पर्सनल अकाउंट से देना चाहिए। अगर बच्चे की फीस आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से दे दी तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से देने के कारण ये एक व्यवसायिक घटना या व्यवसायिक लेन देन बन जाता है। तो ये भी एक व्यवसायिक लेन देन है। चौथा है सैलरी अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। 5,000 रुपये का वेतन वर्ष के अंत में बकाया रह गया। बकाया वेतन रहने का मतलब है हमने हमारे कर्मचारियों से काम करा लिया और उनको पैसे नहीं दिए। तो कर्मचारियों से काम कराया और पैसे नहीं दिए, पर देने तो हैं, इसलिए ये भी एक व्यवसाय का हिस्सा है। तो प्रैक्टिकली इसमें जो गलत जवाब है वो है बी, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है। द एक्सप्रेशन ऑफ नोट टू सेल अ बिजनेस इन नियर फ्यूचर इज इंक्लूडेड इन। इनमें से एक ऐसी कौन सी अवधारणा है जो ये बताती है कि व्यवसाय को निकट भविष्य में हमें बेचने का कोई इरादा नहीं है। तो देखिए, जब हम व्यवसाय के अंदर लेखांकन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही आगे और आगे चलता रहेगा। निकट भविष्य में ना तो हमें कोई ऐसी इच्छा है कि हम व्यवसाय को बंद कर देंगे या बेच देंगे, और ना ही निकट भविष्य में ऐसी कोई आवश्यकता है। इच्छा भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसी अवधारणा हमारे लिए एक ही होती है जिसका नाम होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है निरंतरता की अवधारणा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो निरंतरता की अवधारणा होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। उसके बाद, क्योंकि इसका नाम ही यही है कि व्यवसाय जैसा है वैसा चलता रहेगा। उसके बाद अगला, समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है, वह है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन द टाइम बेसिस इज डन एज पर। इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे खर्चों को और प्राप्तियों, खर्चों को और आय को, दोनों को समय के हिसाब से पहचाना जाता है। तो देखिए, एंटिटी कॉन्सेप्ट है पहला। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है अस्तित्व की संकल्पना। इस संकल्पना के हिसाब से हम व्यवसाय के मालिक को और व्यवसाय को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं। इसका मतलब, इसका तो समय से कोई संबंध है नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कुछ एक चीज़ों को हम लोग हमेशा लागत मूल्य पे लिखते हैं। डिटेल में हम क्लास के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो संबंध है वो लागत से है। मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी समय से कोई वास्ता नहीं रखता। इसका मतलब इनमें से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो समय के हिसाब से चलता है, इसलिए इसको हटा देंगे। तो आंसर हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं। अगर इसका सही जवाब होता तो होता अवधि की अवधारणा या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जो चारों में से कोई भी नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माल दान में देने के समय जिस खाते को जमा किया जाएगा वह है। अगर आपने माल दान में दे दिया तो उस समय कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, जब हम माल दान में देते हैं तो माल दान में देना हमारे लिए डोनेशन कहलाता है या चैरिटी कहलाता है। तो दान में देना हमारे लिए खर्चा है, तो हम लोग इसकी एंट्री करते हैं डोनेशन अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे। टू क्रेडिट में जब लिखेंगे तो माल दान में देने पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है परचेज अकाउंट को, सही जवाब हो जाएगा ए।
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 1500 रुपीज, द डिफरेंस विल बी। अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहा था, उसने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 1500 रुपये का अंतर या डिफरेंस आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस डिफरेंस का क्या करेंगे। देखिए, अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या त्रुटियों का सुधार का चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि त्रुटियां अलग अलग लेवल पे सुधारी जाती हैं, और हर लेवल पे, जैसे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अलग होता है, अगर अंतिम खाते बन गए, फाइनल अकाउंट्स बन गए तो उसके बाद अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा आसान और बहुत हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो इस तरह से उसने ट्रायल बैलेंस बनाया जिसमें एक साइड में लिखा होता है डेबिट और एक साइड में क्रेडिट। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि अगर मान लेते हैं इस साइड का टोटल 10,000 आना चाहिए और इधर का टोटल भी 10,000 आना चाहिए, तो पता चला कि यहाँ पे टोटल 10 नहीं आ रहा, यहाँ पे टोटल 8,500 रुपये आ रहा है। मतलब टोटल कितना कम है? 1,500 रुपये कम है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए इस 1,500 रुपये का क्या करेंगे। तो जब जब ट्रायल बैलेंस में अंतर आता है तो ट्रायल बैलेंस में आने वाले अंतर को हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना के एक बार मिला देते हैं। बाद में हम गलतियाँ ढूंढते हैं, गलतियाँ ढूंढ के उनको सस्पेंड अकाउंट की मदद से सुधारते हैं, और जब गलतियाँ ठीक हो जाती हैं तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि इसको हम 1,500 रुपये लिख देंगे यहाँ पे और नाम आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो इस गलती को ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को 1,500 रुपये से डेबिट किया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है बताइए इस गलती का क्या करेंगे। पहला है क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे, गलत बात है। अगला लिखा हुआ है डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक है कि सस्पेंस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन ठीक है तो तीसरा और चौथा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा 1,500 रुपये से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए एक शानदार तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगे कि हम आपका मार्गदर्शन ठीक से कर सकते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ साथ हमारा एप्लीकेशन सफल स्टेप्स के नाम से है, जिसे डाउनलोड कीजिए। हम लोग गोपालपुरा के अंदर ऑफलाइन और हमारे सफल स्टेप्स ऐप पे ऑनलाइन अपने कोर्सेज़ के साथ अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को और ज़्यादा मेहनत के साथ में प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।